जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ ली थी डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स, अब किस-किस को डाटा टाइप का नहीं पता, हम रिपीट कर लेते हैं डाटा टाइप्स को। किसी को भी डाउट है या किसी को भी कुछ आइडिया नहीं है थोड़ा बहुत भी, तो हम डाटा टाइप को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एचटीएमएल भी बंदा सीख जाता है, 1-2 दिन में सीख जाता है एचटीएमएल, सीएसएस को भी बंदा सीएसएस के साथ-साथ लेके चलने वाली चीज़ें हैं, मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये कंपल्सरी है। इसने ही आगे आपको रिएक्ट पे मदद करनी है, इसमें ही जितने भी आगे डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, सब के अंदर इसने ही आपको आगे लेके चलना है, जावास्क्रिप्ट ने, ठीक है ना? जावास्क्रिप्ट के ऊपर मल्टीपल टाइप के हमारे पास फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, जो कि मार्केट के अंदर क्या होता है, उसकी माँग है। जैसे रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है, थ्री जेएस है। काफ़ी तरह के हमारे पास जेएस के जो है ना वो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर डेवलपर्स काम करते हैं, ठीक है? ओके, तो हमने अभी मूव ऑन करना है रिएक्ट की तरफ। तो रिएक्ट क्या? डाटा टाइप पढ़ा देते हैं हम, ठीक है, मुझे पता है। अच्छा, तो अभी हमने ना रिएक्ट की तरफ मूव करना है। तो रिएक्ट की जो रिक्वायरमेंट है ना, रिएक्ट की रिक्वायरमेंट को बीट करने के लिए हमने सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की जितनी भी हमें ज़रूरत है, हमने वो सीखनी है, ठीक है? कि रिएक्ट में कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो है जावास्क्रिप्ट की, कौन-कौन सी नहीं चाहिए होती, ठीक है ना? ओके, तो हमारे पास ना डाटा टाइप्स डिफरेंट टाइप की होती है। आप में से यूनिवर्सिटी कौन गया हुआ है? नहीं, जो न्यू आए हैं, चारों ही? कौन सी यूनिवर्सिटी? लाहौर। और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? लास्ट। और जो आपका 4 है, लास्ट सेमेस्टर है और 4 सेमेस्टर सीएस ही कर रहे हो ना? साइबर सिक्योरिटी, आप सीएस कर रहे हो, तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी मूव ऑन क्यों किया आप लोगों ने? नहीं, नहीं, साइबर सिक्योरिटी की देखो ना, साइबर सिक्योरिटी की तो बड़ी नेक्स्ट लेवल फील्ड है, बड़ी टॉप नॉच फील्ड है, ठीक है ना? कर सकते हैं, यही बेसिक है उसका, ठीक है? अगर आपको ये आती बिल्कुल, ओके। डन है। अब डाटा टाइप्स पढ़ते हैं। डाटा टाइप्स बता सकते हो आप किसी ने पढ़ी हुई हैं जो है हमारे पास कौन कितने टाइप की डाटा टाइप होती हैं? 2 टाइप की, कौन-कौन सी? अभी आप लोग कह रहे थे पता है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, 2 टाइप की होती है ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डायरेक्टली वैल्यूज़ असाइन होती हैं। जैसे कि नेम इज़ इक्वल टू आगे नाम, कोई भी रिज़वान रमज़ान, एज इज़ इक्वल टू एज, नंबर। उसके बाद अगर कोई आ जाता है हमारे पास इज़ एजुकेटेड, तो इज़ इक्वल टू ट्रू फॉल्स, मतलब डायरेक्टली वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं। और दूसरी हमारे पास होती हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन-सी होती हैं? जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज़ असाइन नहीं कर रहे होते हैं। जिसमें क्या होती है, डाटा की मेमोरी लोकेशन आपकी रेफरेंस जो होता है वो असाइन हो रहा होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में। सिम ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सादा एक जवाब है इसका, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में। अक्सर स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही होती वीडियोज़ देख के या कुछ, ठीक है ना? तो ये सिंपल है इसका आंसर कि प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन-सी होती हैं? ऐसी डाटा टाइप्स जो कि डायरेक्टली वेरिएबल्स को असाइन होती हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ऐसी टाइप्स होती हैं जिसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज असाइन नहीं हो रही होती, उसके रेफरेंस असाइन हो रहे होते हैं, ठीक है ना? ओके, तो इसको हम ना जावास्क्रिप्ट की फाइल में चलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कितने टाइप के डाटा टाइप हैं? 2। एक वो तो मेजर है ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब जो डाटा की टाइप्स हैं वो क्या है? स्ट्रिंग, उसके बाद नंबर, कोई भी लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद फ्लोट 4.5 या 6। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बूलियन, ट्रू फॉल्स, ठीक है, नल, अनडिफाइन। ये सारी की सारी आपके पास डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। आप तो कभी भी जो हमारे पास होगा, फर्स्ट करो एक यूजर है ऑब्जेक्ट, उसकी उसका मॉक डाटा क्या होगा? रिलेटेड डाटा, जैसे कि उसका नाम क्या होगा? रिजवान।
उसकी एज क्या होगी, नंबर, ऐसे ही है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद उसका जो है जेंडर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर्स। उसके बाद क्या होगा, उसमें अगर उसका इज एजुकेटेड आ रहा है या फिर उसका वेट आ रहा है, तो वेट हमेशा किस में होता है, फ्लोट में, पॉइंट में होता है, या फिर नंबर, मतलब वो एट द एंड पॉइंट में ही आएगा, फ्लोट इसकी डाटा टाइप होगी। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है, जैसे कि रिजवान के फ़ोन नंबर, उस यूज़र के फ़ोन नंबर कितने हैं, तो वो फ़ोन नंबर उसके मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो एरे में ही आएंगे। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि एक यूज़र है, उसके फ़ोन नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल फ़ोन नंबर, मतलब जैसे कि ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, रिजवान है तो इस तरीके से, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि एक बंदा है उसके जो मल्टीपल नाम हो सकते हैं, मतलब एक जो बाइट ऑफिशियल नेम होता है जो कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होता है, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान रमज़ान, इसी तरीके से मोहम्मद अली, ठीक है, ये उसका एक ऑफिशियल नाम नाम होता है। ऐसे ही है ना, मतलब एक यूज़र का एक ही नाम होगा, एक यूज़र की एक ही एज होगी, एक यूज़र की एक ही डेट ऑफ बर्थ होगी। ऐसे ही है ना, एक यूज़र के फ़ोन नंबर्स मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, एक यूज़र की एजुकेशन मल्टीपल हो सकती है, ऐसे ही है ना। ओके, तो अभी हम ना यूज़र का डाटा बनाते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगी ना, जो नाम है वो नंबर में थोड़ी हो सकता है, नहीं ना होगा। इसी तरीके से लेट एज इज इक्वल टू 22, लेट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेंडर, मेल, लेट वेट इज इक्वल टू 85.9 समथिंग, ठीक है, लेट इज एजुकेटेड इज इक्वल टू फॉल्स या ट्रू, ठीक है। अब इसके आगे ना हम कमेंट्स ऐड करते हैं, इसको कहेंगे ये है स्ट्रिंग, ये हमारे पास क्या है, इंट या नंबर, ठीक है। इंट पाइथन में होता है और उसमें होता है सी प्लस प्लस वगैरह में, इसमें होगा नंबर जावास्क्रिप्ट में, और उधर होता है कैरेक्टर सी प्लस प्लस में, तो इधर होगी स्ट्रिंग, ठीक है। अब सेम इसकी भी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, इसकी होगी फ्लोट, इसकी होगी बूलियन, ओके, डन है। अब हम चलते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब अब ये हो गया, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट की सिंगल फील्ड है, ऐसे ही है ना। फर्ज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है रिजवान रमजान, या कोई भी रैंडम यूजर है हमारे पास, ये उसकी सिंगल फील्ड्स हैं, नेम, एज, ये उसी यूजर की है ना, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास कौन सी डाटा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, डायरेक्टली वैल्यूज असाइन हो रही हैं कांस्टेंट टाइम में, ठीक है, देखो इक्वल लगा है, कांस्टेंट टाइम में वैल्यूज असाइन हो रही हैं और डायरेक्टली वैल्यूज है ना, इसको कोई भी आगे वेरिएबल नहीं है मजीद, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की तरफ, तो इधर मैं लिखता हूँ लेट यूजर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के हमारे पास की वैल्यूज पेयर क्रिएट होंगे, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ यूजर है तो उसके फोन नंबर इज इक्वल टू 129 कॉलन। इसी तरीके से हमारे पास इसका आ जाता है, कोई और चीज बताओ, यूजर आईडी इज इक्वल टू कोई भी रैंडम आईडी हो सकती है, ठीक है, डन है। उसके बाद कोई और चीज बताओ, ईमेल,
तो ईमेल किस में होगी? स्ट्रिंग में। ईमेल स्ट्रिंग में ही होगी ना, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये स्ट्रिंग में होगी। मैं तो स्ट्रिंग लिखता हूँ rizwan@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड, तो पासवर्ड किस में होगा? नंबर में, स्ट्रिंग में ही होगा। पासवर्ड में भी अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ test@123, मतलब इसमें तीनों चीज़ें आ गई हैं, कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं और नंबर भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। ये कौन सी डाटा टाइप है? नॉन प्रिमिटिव। देखो इसमें ना डायरेक्टली वैल्यूज असाइन नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा है हमारे पास। ठीक है, अब तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास एरेज। फर्ज करो हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास है, तो क्लास हमेशा लिस्ट में ही होगी ना, ऐसे ही है ना, लिस्ट ही होगी ना क्लास की। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि क्लास के अंदर मुझे एक जो है रोल नंबर 1 वाला बच्चा चाहिए, तो वो मैं किसी एक यूजर को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, मेरे पास यूजर ऑब्जेक्ट होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एरे आती है, हमेशा लिस्ट आती है, जो कि एरे को प्रेजेंट कर रही होती है। जावास्क्रिप्ट में लिस्ट को कहते हैं एरे। और एरे कैसे ट्रैवर्स करती है, कोई बता सकता है? मतलब किस तरीके से चलती है? जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब एरे का 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। जो 1 वाली वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे पड़ी होती है? 0 इंडेक्स पे पड़ी होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास एरे है, फर्ज करो मैं इधर लिखता हूँ लेट लिस्ट ऑफ एनिमल इज इक्वल टू एरे। अब एरे के अंदर क्या करेंगे हम, डॉग, कैट, फॉक्स, क्रो और काउ। ये मेरे पास आ गई लिस्ट ऑफ एनिमल, मतलब कि मेरे पास मल्टीपल टाइप के एनिमल्स के नाम आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इससे रिलेटेड एनिमल, बस फर्ज करो डॉग है तो डॉग से रिलेटेड सारा डाटा रखवा सकता हूँ इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे, और कैट है तो कैट से रिलेटेड सारा डाटा रखवा सकता हूँ सेकेंड इंडेक्स पे। अगर मेरे पास थर्ड फॉक्स है तो फॉक्स से रिलेटेड सारा डाटा रखवा सकता हूँ थर्ड इंडेक्स पे, ऐसे ही है ना। इसमें मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, मेरे पास एक यूजर बन गया और यूजर को मैं इधर रखवा दूँ, सेकंड में फिर यूजर, सेम यूजर मेरे पास डिफरेंट इंडेक्सेस पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एरे उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यूजर 1, मतलब मल्टीपल यूजर है, कितने यूजर है, 5। मैंने एक यूजर को 5 दफा नीचे प्रिंट करवा दिया। अब इसको मैं कंसोल करके देखता हूँ, लिस्ट ऑफ एनिमल, और इसको मैं प्ले करता हूँ, तो देखो मेरे पास एक एरे के अंदर 5 जो है ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। देखो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, सेम के साथ ही फ़ोन नंबर, यूज़र आईडी, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल, यूज़र आईडी, पासवर्ड, सारे के सारे सेम है क्योंकि कॉपी पेस्ट किए हैं हमने। क्या? नहीं, नोड इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, तो नोड इंस्टॉल करो ना अपने पास। सिंपल है, वही जैसे आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया अपने पास, वैसे ही आप नोड इंस्टॉल कर लो, 2-3 स्टेप्स के अंदर ही डन है। ओके, तो ये मेरे पास यूजर है, ये पास पर एरे है। अब एरे और यूजर जो है ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब इसके अंदर क्या है, देखो डायरेक्टली वैल्यूज असाइन नहीं है। अब ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास मेमोरी लोकेशन इसका रेफरेंस है। अब मैं कोई भी चीज इधर चेंज करूंगा ना तो इधर भी चेंज हो जाएगी, ऐसे ही है ना। इसको कहते हैं ना रेफरेंस, मतलब अगर पीछे से कोई चीज खराब हो रही है तो वो आगे भी खराब करेगा रेफरेंस, ऐसे ही है ना। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है,
इसके अंदर अगर मैंने इधर कोई चीज़ चेंज की है ना, तो वो बस इधर ही होगी, आगे कहीं पे भी नहीं होगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली वैल्यूज असाइन, प्रिमिटिव डाटा। नॉन प्रिमिटिव के अंदर रेफरेंस आ जाते हैं। तो रेफरेंस के अंदर अगर मैं यूजर के अंदर कोई भी चीज रखता हूँ, तो क्या है, मेरे पास वो उसका रेफरेंस स्टोर होगा। अगर मैं इधर कोई चीज यूज चेंज करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी चेंज होगी। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ फुल नेम इज इक्वल टू नेम। अब ये नेम किधर से आया, ये वाला नेम है, ठीक है। और अब मैं ना यूजर को प्रिंट करवाता हूँ, और इसको रन करते हैं। तो देखो मेरे पास आ गया फुल नेम के अंदर रिजवान, ठीक है। अगर मैं इधर इस नेम को चेंज करता हूँ, मैं इधर करता हूँ रिजवान रमजान, तो इसका रेफरेंस पड़ा होगा ना इधर। तो जैसे ही मैं इसको दोबारा रन करूंगा, सेव नहीं किया था, तो फुल नेम के अंदर मेरे पास रिजवान रमजान आ गया। रेफरेंस की बेस पे प्रीवियस वैल्यू चेंज हुई, उसने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू को भी जिधर जिधर वो रेफरेंस पड़ा हुआ था सब जगह पे उसको अपडेट कर दिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऑपरेटर जी, इसको हम नहीं 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 नहीं, देखो क्लासेस और फंक्शन एक अलहदा चीज है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो कैसे है, उसको प्रिमिटिव बनाना है या नॉन प्रिमिटिव बनाना है। एट द एंड वो भी हमारे पास एक वेरिएबल ही होगा। जैसे कि ये वेरिएबल है ना, एट द एंड हमारे पास जो क्लास बनेगी या फिर कोई फंक्शन बनेगा वो भी एक वेरिएबल ही होगा। वो अभी आगे की चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सिंपल बेसिक जो है वो वेरिएबल्स के अंदर हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप स्टोर करवाई है। अभी हमारे पास दो ही है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। कौन कौन सी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे भी और ऑब्जेक्ट्स भी, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज नहीं होती, इसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज पेयर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो है वो एरे, एरे के अंदर भी ऐसे ही होता है, पहले एरे क्रिएट होती है और उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स या नेम या नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट है ना, ये हमारी क्लास को प्रेजेंट कर रही होती है और ऑब्जेक्ट भी हमारी क्लास को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लिस्ट मतलब क्लास को कैसे प्रेजेंट कर रही है, जैसे कि फर्ज करो एक लिस्ट है जिसके अंदर सारी स्टूडेंट्स का डाटा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ नहीं स्टूडेंट की अरे है। एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास सारा एनिमल का डाटा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ ये एनिमल की अरे है। मिक्स तो नहीं ना कुछ हो सकता, फिर तो क्लासिफिकेशन ही खराब हो जाएगी। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी
ये चीज़ें मिक्स करेंगे ना तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन खराब हो जाएगी। जैसे कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स बनते हैं, जिसको कहते हैं टेबल्स बनते हैं जिसके अंदर यूज़र का टेबल होता है, यूज़र की चैट का टेबल होता है, यूज़र के जो है फर्ज करो यूज़र की और कुछ चीज़ है नहीं, यूज़र की किसी भी कोई भी चीज़ साथ लिंक कर लो, पेमेंट यूज़र की पेमेंट का अलग से टेबल होगा। सबके अंदर यूज़र का रेफरेंस होगा, मतलब जिसको हम आईडी कहते हैं, प्राइमरी की। ठीक है ना? तो ये आसान चीज़ है, लेकिन अगर आप इन सबको मिक्स करके करोगे ना, तो ये क्लासिफिकेशन खराब हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ लेके चलोगे, तो ये बड़ी आसान चीज़ें हैं और आप बड़ी आसानी से इसको पिक करोगे। ठीक है ना? तो अभी तक हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को प्रेज़ेंट किया है और इसको डिक्लेयर करके देखा ये कैसे होती है। मैंने आप लोगों को जो है ना वो इनको शेयर किए हुए थे डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो सारे ऑपरेटर्स थे। ठीक है ना? ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना यूनिवर्सिटी में? मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? अगर नहीं पढ़े हुए ना, तो आप ग्रुप कौन से ग्रुप में ऐड हुए हो आप लोग? देख के बताना। 109 में ही हुए होंगे। 109 मैं ना दोबारा से जो है ना वो फाइल शेयर कर देता हूँ। वन जीरो नाइन मैंने शेयर कर दिए हैं। ऑपरेटर्स हैं और विद एग्जांपल्स हैं। ये पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने बस इनको देखना है और इसकी एक-एक और प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है? आसान है कि मल्टीप्लाई हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस ये चीज़ें हो रही होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जिसमें हम असाइन करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है? और फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाते हैं जिसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं चीज़ों को। डन है। ओके, तो हमने इसको भी ना रिपीट कर लिया है जो है हमारे पास डाटा टाइप्स को, और उसके अंदर हमने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने देखे हैं कि किस तरीके से वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं। अभी हम वापस चलते हैं साइन अप पे और साइन अप के अंदर देखते हैं जावास्क्रिप्ट। डाटा टाइप देख लिए हैं, वेरिएबल्स देख लिए हैं और हमारे पास क्या है अभी फंक्शंस। तो फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस क्या करते हैं हमारे पास। कोई बता सकता है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके कोई बता सकता है कि फंक्शंस क्या होते हैं? कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो? हम्म, और रियल वर्ल्ड की मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जांपल दोगे? कार। हम्म, और कोई आसान फंक्शन बताओ ना ताकि सबको समझ आ जाए। जैसे कि हमारे पास कोई भी लाइट है उसका बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, सबसे सिंपल एग्जांपल है। ठीक है? हम क्या करते हैं स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास स्विच ऑन का फंक्शन कॉल होता है जो कि क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देता है आगे। ठीक है ना? ऐसे ही हमारे पास ऑफ का बटन है जो कि क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को रोक लेता है अपने पास और आगे नहीं मूव करने देता। ये फंक्शन है हमारे पास एक।
सिंपल एक और फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो डोर ओपन एंड क्लोज का फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास अगर मैनुअल में देखा जाए तो फंक्शन ना हो तो मैनुअल में ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, एक गार्ड, जो कि क्या कर रहा होता है, गेट को ओपन कर रहा होता है और क्लोज कर रहा होता है। अब इसको रिप्लेस कौन करेगा, फंक्शन। फंक्शन क्या करेगा, जैसे अभी सेंसर वाले भी गेट आए हुए हैं, जैसे कोई बंदा पास आता है तो वो डिटेक्ट करता है और उसकी बेस पे फंक्शन कॉल कर देता है। ऐसे ही फंक्शन कॉल होता है, गेट ओपन हो जाता है। जैसे ही वो हमारे पास जो डिटेक्शन है वो खत्म होती है, हमारे पास फंक्शन क्लोज जो है वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। फंक्शन हमारे पास रिलेशन बिल्ड करते हैं किसी भी एक चीज से दूसरी चीज के दरमियान, ठीक है। ओके, तो अभी ना हम बिल्कुल छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे कि प्लस का फंक्शन, माइनस का फंक्शन, मल्टीप्लाई का फंक्शन, ठीक है। जब जब हम उसको कॉल करेंगे तब तब क्या होगा, वो हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा और जो भी है उसको डिवाइड करेगा, प्लस करेगा, कुछ भी। अभी हम ना दो तीन फंक्शन बनाते हैं, तो मैं इधर एक फाइल बनाता हूँ, फंक्शंस डॉट जेएस, ठीक है। और इसको ना मैं होम स्क्रीन पे अगर देखते हैं तो होम स्क्रीन पे जाकर मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास ना कोई ब्लैंक स्क्रीन आ जाए, तो इधर मैं लिखता हूँ बटन्स डॉट एचटीएमएल। अब इधर ना मैं तीन चार बटन बना देता हूँ, जैसे कि बटन 1 2 3 4। एक का नाम मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, बाद फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मेरा डाटा होगा, जैसे अब इंक्रीमेंट किस में होगा, हमेशा नंबर में ही होगा ना। लेट नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं नंबर एक असाइन कर दिया जिसका नाम है, वेरिएबल असाइन कर दिया जिसका नाम नंबर है, उसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब मैं इसमें इंक्रीमेंट करता हूँ हर दफा, जैसे कि मैं कहता हूँ नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। ये क्या करेगा, हर दफा नंबर के अंदर 1 प्लस करेगा। जैसे कि पहली दफा क्या होगा, पहली दफा कॉल होगा तो नंबर क्या होगा, 0, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, 1 इज उसको असाइन हो जाएगा नंबर को ही, तो नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1। सेकेंड टाइम जब इसको कॉल करेंगे तो नंबर 1 होगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 असाइन हो जाएगा फिर से नंबर को, तो वेरिएबल की असाइन कितनी होगी, वेरिएबल जो है नंबर है इसका कितना होगा, 2। इसी तरीके 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ऐसे ही हमारे पास ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। इसको चेक करते हैं कंसोल करके, नंबर, ओके। इंक्रीमेंट का फंक्शन हम कॉल करते हैं इसके ऑन क्लिक पे, और सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट कर लेते हैं, सोर्स डॉट स्लैश जेएस फंक्शंस, ओके। तो हमारे पास है बटन्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है, ये आ इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। मैं कंसोल ओपन करता हूँ तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास देखो नंबर इज इक्वल टू 1, फिर से क्लिक किया नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर इज इक्वल टू 3 4 5 6,
मतलब हर दफा ये क्या करेगा, नंबर में से 1+1 करी जाएगा, हर दफा 1+ करी जाएगा। सेम हमारे पास किसका फंक्शन बनाते हैं हम, डिक्रीमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे, और ऑन क्लिक पे ऊपर इसको माइनस देखते हैं। तो पहले मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस करते हैं। तो माइनस देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर माइनस में चलता जाएगा ये, जब तक हम कंडीशन नहीं लगाएंगे इस पे, ये चलता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई फंक्शन की। अगर मैं इस फंक्शन को बनाता हूँ और फंक्शन को फर्ज करो भाई इसको नीचे भी कॉल कर देता हूँ ना इसके, बिल्कुल ऐसे, तो जैसे ही हमारी फाइल सबसे पहले क्लिक करेगी तो ये इसको -1 कर देगा, मतलब 0 में -1 किया तो -1, ऐसे ही है ना। अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ डिक्रीमेंट के बाद, तो क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट करेगा, जो वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो पहले -1 फिर 0, समझ आई फंक्शन कैसे कॉल होते हैं। और फंक्शन के अंदर आप डिफरेंट टाइप की कैसे भी कोई भी जो प्रॉपर्टीज या कोई भी आपने जो फंक्शनैलिटी आप बनाना चाहते हो बना के आप कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम किसी भी जगह। ठीक है, लेकिन उसका बटन के साथ या उस क्लिक के साथ जहाँ पे आपने वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, ओके, ऐसे ही हमारे पास डिवीजन्स का होगा, डिवीजन के अंदर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई, तो इधर मैं माइनस की जगह मल्टीप्लाई का लगा दूंगा स्टैरिक, और ऑन क्लिक के ऊपर मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल कर देंगे। चेक करें, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो जीरो हर दफा जीरो ही रहेगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो। अगर मैं इसमें हर 1+ करता हूँ 2 करता हूँ अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये हर दफा 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई भी वैल्यू है 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 11, ये 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि नंबर इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय नंबर, अब चेक करते हैं, मैं इधर करता हूँ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 81, ये इसी तरीके से हमारे पास चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। कौन सी साइड, पहले पहले लेक्चर में बनी हुई है। क्लियर, फंक्शंस, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, क्लियर है सबको। ठीक है, अगर आप लोग कहो तो हम क्या करेंगे, HTML और जो CSS है इससे रिलेटेड हम नई स्क्रीन्स बना लेंगे और नई चीज़ें इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि हमने एक साइट बनाई है जिसका नाम है home.html। ठीक है, बस अभी इसमें 2-3 कंपोनेंट्स ही बनाए थे बस। ठीक है, तो अगर आप कहो तो हम इसको दोबारा से HTML के साथ जावास्क्रिप्ट के साथ इसको रिपीट कर सकते हैं, पहले डिज़ाइन बना के उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अगर किसी का वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।
क्या एरो फंक्शन पढ़ेंगे अभी नहीं, अभी सिंपल फंक्शंस पे रहो आप लोग। कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सर्ट रो ओपन एंड क्लोज वाला भी समझा दें। डोर ओपन एंड क्लोज वाला भी हम देख लेते हैं फंक्शन। देखो सिंपल है, जैसे अभी हमने इधर लिखा है ना टॉप पे, नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो फंक्शंस, अभी तो बस ये मैंने एग्जांपल दिखाई है आपको, बताइए बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन करके। एक एक फंक्शन साइन अप का फंक्शन है ना, तो साइन अप पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके पीछे काफी चीजें लगी होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना वो ऊप के अंदर इनकैप्सुलेशन, पढ़ा है ना आप लोगों ने या नहीं पढ़ा? नाम तो सुना ही होगा उसका। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज ऐसी जो कि कोई भी बॉक्स के अंदर बंद हो, कोई भी कैप्सूल के अंदर बंद हो, ठीक है। बड़ा इसको मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। एनकैप्सुलेशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कि कैप्सूल के अंदर हो। जैसे कि एक बटन है, आप बटन पे क्लिक करते हो, एक नॉर्मल यूजर है तो बटन पे क्लिक करता है, उसको पता है कि मैंने ना पेमेंट पे क्लिक करना है तो मेरी पेमेंट हो जाएगी। उसको पीछे नहीं पता कि इसके पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसके पीछे होते हैं फंक्शंस, मल्टीपल टाइप के फंक्शंस होते हैं उसके पीछे, ठीक है। जैसे कि साइन अप है तो एक यूजर आया, उसने सारा डाटा दिया, उसे पता है साइन अप पे क्लिक करना है तो साइन अप हो जाएगा, ठीक है। अब उसको नहीं पता इसके पीछे फंक्शंस कौन से काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। अब पीछे जो फंक्शन हमने लगाया हुआ है, लिंक किया हुआ है उसके साथ, बटन के साथ, अब उस फंक्शन के अंदर हमारे पूरा का पूरा साइन अप का फ्लो होगा। एक यूजर आया, पहले हमने उसका डाटा गेट किया, डाटा गेट करके अपने पास स्टोर करवाया, और फिर उसको देखा कि ये वैलिड डाटा है या नहीं, ये सारी चीजें करके फिर उसको डेटाबेस में सेंड कर दिया, और उधर से मेरे रिस्पॉन्स आया, भाईजान साइन अप सक्सेसफुल। हमने अगर रिस्पॉन्स का जो स्टेटस था वो पकड़ा और यूजर को शो करवा दिया, ठीक है। इसको कहते हैं फंक्शंस। ये फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो है वो ताल्लुक भी यही कायम करते करते हैं फंक्शंस। जब ये कॉल होंगे तभी एपीआई कॉल होंगी, एपीआई कॉल होंगी तभी डेटाबेस में डाटा जाएगा और रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस के अंदर यही होता है कि आप एक फंक्शन बनाते हो, उसका कोई नेस्टेड फंक्शन बना रहे हो, तो पेरेंट फंक्शन का डाटा नेस्टेड फंक्शन में दे सकते हो, एक फंक्शन का डाटा दूसरे फंक्शन में दे सकते हो, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अभी ये बड़े बेसिक लेवल की चीजें भी हो सकती है और ये बड़ी एडवांस लेवल की चीजें भी कर सकते हो आप इसमें, सेम कॉन्सेप्ट के साथ। एक फंक्शन में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, उसी फंक्शन के अंदर आप पूरा का पूरा एक कोई बुकिंग सिस्टम बना सकते हो, ठीक है ना। तो फंक्शंस खाली इंक्रीमेंट विद डिक्रीमेंट के लिए नहीं है, ये कोई भी आपकी ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि इस बटन पे क्लिक करने पे हो, तब आप मतलब कि इसको कहते हैं अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, जब भी हमारे कोई फंक्शन बनते हैं इसको कहते हैं स्टेप्स। स्टेप ऐड कर देना किसी भी चीज में। देखो अगर हमारे पास कोई वेबसाइट होती है उसमें कोई बटन ही ना होता, वो सारी चीजें खुद ही डिटेक्ट कर ली होती, तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वेबसाइट होगी, ठीक है। हम आए, उसने हमें खुद ही डिटेक्ट किया, हमें उसे खुद ही डिटेक्ट करने से पता चल गया कि भाई यार इसे ये चाहिए, उसने हमें परफॉर्म कर दिया। ये बड़ी एडवांस लेवल की वेबसाइट बनेगी, मतलब इन फ्यूचर बनेगी इस तरह की वेबसाइट्स, जो कि आपके बिहेवियर्स और आपके जो आप
जैसे आप चीज़ों को यूज़ करते हो उस हिसाब से आपको डिटेक्ट करे। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल्स के पास बैठे होते हो और आपका मोबाइल आपको हर टाइम लिसन कर रहा होता है। जैसे ही आप कोई जैकेट या किसी भी चीज़ का जो है वो नाम सुनते हो या बोलते हो तो एडसेंस क्या करते हैं, एडसेंस का पता है ना? गूगल के, वो क्या करते हैं, वो आपकी वॉइस को लिसन करते हैं और उससे रिलेटेड जो है वीडियोज़ और हर चीज़ आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही मशीन जो है ऐसे ही लिसन करती है और लिसन करके ही आपके बिहेवियर के हिसाब से वो ट्रेन हो जाती है। एआई मॉडल्स क्या हैं? अगर एआई मॉडल के पास कोई डाटा ना हो तो वो किसी काम के नहीं है। अब देखो फ़र्ज़ करो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का अलग-अलग वो बना हुआ है जीपीटी, उन्होंने लॉगिन किया हुआ है। आप क्या करोगे, एक यूज़र अगर उससे कोई सेम क्वेश्चन करता है ना, तीनों बैठे हो, तीनों ने अपने-अपने सेम क्वेश्चन किए हैं, तो वो तीनों को डिफरेंट रिस्पॉन्स करेगा, उसके अपने जो है ट्रेनिंग के हिसाब से। कि फ़र्ज़ करो अली है, अली ने कहा कि हाय जीपीटी क्या हाल है, ठीक है? तो वो उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा कि ये किस नेचर का बंदा है, किस तरीके से मेरे से क्वेश्चन्स करता है। जो अहमद है उसको अपने तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये मॉडल्स हैं, मॉडल आप खुद ही ट्रेन करते हो। अगर अपने मॉडल्स को आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, अच्छी प्रॉम्प्ट्स दोगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ला के देगा, ठीक है? ये इस तरीके से ट्रेनिंग चलती है इसकी। समझ आई मेरी बात की? तो जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ये हम खुद ही ट्रेन करते हैं, खुद ही बनाते हैं। कि पहली लाइन पे फंक्शन जब कॉल होगा, इसकी पहली लाइन में क्या चलेगा, दूसरी लाइन में क्या चलेगा, तीसरी लाइन में क्या चलेगा, सारी चीज़ें हम खुद ही लिख रहे होते हैं। और खुद ही लिखने के बाद बस उसको ऑटोमेट कर देते हैं। हमें वो बार-बार नहीं लिखना पड़ता, हमें बस एक क्लिक के ऊपर वो दोबारा से कॉल हो जाता है हर चीज़। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट थी, वो कह रहे थे ड्रॉअर ओपन एंड क्लोज़ वाला भी एक दफ़ा समझा दें। ये हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला किया था। इसको मैं कमेंट कमेंट करता हूँ, अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ लेट डोर, डोर बनेगा ना इज़ इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डोर होगा बंद, ठीक है? आप इसको जो है वो स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो, आप इसको बूलियन में भी लिख सकते हो, किसी भी तरह से आप जो है वो इसकी चीज़ें सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं डोर इज़ इक्वल टू लिखता हूँ ओपन, ठीक है? और इधर मैं 4 बटन्स की बजाय 2 बटन्स बना देता हूँ। डोर ओपन, डोर क्लोज़। डोर ओपन क्लोज़ के फंक्शन बन गए। अब मेरे पास वेरिएबल बन गया। डोर ओपन को मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर मैं फंक्शन बनाता हूँ जी। डोर ओपन का मैंने फंक्शन बना दिया। अब इसके मैं कंसोल करता हूँ, सॉरी, अब इसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा। डोर इज़ इक्वल टू, अगर तो डोर ओपन को कॉल कर रहा है तो इसको पहले करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज़। क्या? डोर वेरिएबल है ना एक, देखो वेरिएबल का भी बताया नहीं है मैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जो भी हमें ज़रूरत है। जैसे वेरिएबल इज़ इक्वल टू नेम, जैसे कि आप लोग 10th क्लास में आपके टीचर आपको कहते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू 10 या लेट y इज़ इक्वल टू, कहते थे ना, फ़र्ज़ करो x इज़ इक्वल टू 10 है और y इज़ इक्वल टू 100 है, ठीक है? तो उस हिसाब से वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझा देते थे। ऐसे ही हमारे पास लेट क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की टाइप है, ठीक है? हमने क्या किया, लेट डोर इज़ इक्वल टू क्लोज़, तो डोर की वैल्यू क्या है इस टाइम? क्लोज़, मतलब डोर इस टाइम बंद है, ठीक है? अभी हम इसको यूआई के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, इसको हम यूआई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डोर इज़ इक्वल टू, जैसे मैं डोर ओपन का फंक्शन कॉल करूँगा तो डोर को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दूँगा जिसका नाम होगा डोर ओपन। ऐसे ही है, जो फंक्शन है क्लोज़ का, डोर क्लोज़, तो वो क्या करेगा, इसको फिर से क्लोज़ कर देगा। और मैं इसको कॉल करवाता हूँ, डोर, इसके साथ मैं लिखता हूँ डोर इज़
डोर इज, अब इसको चेक करते हैं। डोर ओपन एंड क्लोज, मैं कंसोल में चेक करता हूँ। मैं जैसे ही डोर क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लिखा डोर इज क्लोज। ओपन के क्लिक करूंगा तो डोर इज ओपन। अब इसकी बेस पे आप जो यूआई है उसको भी सेट कर सकते हो। मेन फंक्शनैलिटी आपकी बन गई, इसकी बेस पे आप यूआई आगे जो सा मर्जी, अगर डोर ओपन है आपको पता चल रहा है कि जो डोर की वैल्यू क्या है, ओपन है, तो इमेज कौन सी शो करवा दो, डोर ओपन की। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो डोर की वैल्यू क्लोज है तो इमेज कौन सी शो करवा दो, डोर क्लोज की। सिंपल। अगर वो इमेज को एनिमेशन के थ्रू शो करवानी है तो थोड़ी सी एनिमेशन भी ऐड कर दो। जैसे ही डोर ओपन का क्लोज क्लिक हो, एनिमेशन खोलो, एनिमेट होके हमारे पास जो है इमेज आए। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, जितना आप इसको एडवांस लेवल पर दे के जा सकते हो ले जाओ, लेकिन आपको मिनिमम बेसिक पता होने चाहिए। ठीक है, रिएक्ट सारी की सारी फंक्शनल बेस हमारे पास पड़ी हुई है, पूरी की पूरी फंक्शन बेस। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूरी की पूरी फंक्शन बेस है। बैकएंड है, सारा का सारा फंक्शन बेस है। फंक्शंस बनते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बस फंक्शन ही बनते हैं जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये फंक्शंस को बस थोड़े से अच्छे तरीके से देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको जो आगे जाके आसानी होगी चीज़ें करने में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास के अंदर हम स्क्रीन्स बनाएंगे, स्क्रीन्स बना के उसके साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि स्क्रीन यूआई के साथ जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट ना एचटीएमएल और सीएसएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर यूआई नहीं आता ना तो वो फंक्शनैलिटी बेस भी उसको जॉब मिल सकती है कहीं पे भी बैकएंड की। ठीक है ना, अगर किसी को यूआई वगैरह नहीं आता या कोई सीखना नहीं चाहता या कुछ भी है, उसका वो तो मज़ा नहीं आता काम करने में। ठीक है, तो वो खाली बैकएंड के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ जावास्क्रिप्ट कर लोगे, फ्रंट एंड साइड भी कवर हो जाएगी, बैक एंड साइड भी कवर हो जाएगी। सेकंड पेज, यूआई दिखा, नहीं नहीं अभी बैकएंड तो कुछ भी नहीं अभी किया। अभी हमने साइन अप का सिर्फ यूआई बनाया हुआ है, सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस। समझ आई? अभी कोई भी बैकएंड की चीज या कोई भी लोकल स्टोरेज फ्रंट एंड की चीज अभी नहीं की। अभी हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस की है बस। अभी हमारे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सारा का सारा जो फ्लो है ऑथेंटिकेशन का फ्लो, इसमें एक साइन अप करता है यूजर, साइन अप करने के बाद लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद वो अपने लैंडिंग पेज पे जाता है और फाइल सेट करता है। ये सारी चीजें फ्रंट एंड साइड पे सारी कवर करेंगे एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के साथ। फिर यही सारी चीजें हम किसमें कवर करेंगे, रिएक्ट के अंदर, कि रिएक्ट में कैसे ये वर्क करती हैं थोड़े कोड में, मतलब रिएक्ट में रीयूजेबिलिटी है ना। ठीक है, और हमारे पास रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो वो रिएक्ट में करेंगे और रिएक्ट के अंदर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसी प्रोजेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैक एंड के साथ। ऐसे आपकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी।
किसका? समझ नहीं, ये बटन्स? हमारे पास एक एक्सटेंशन है गो लाइव की, ठीक है? हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड की एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके पास इन एचटीएमएल की फाइल को रन करने के लिए ये इधर वो गो लाइव की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है? ये एक्सटेंशंस पड़ी हुई हैं सारी। अभी देखोगे लाइव सर्वर, तो ये पड़ी टॉप पे। आपने बस इंस्टॉल करना है और आपका बॉटम पे ना गो लाइव की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप एचटीएमएल की फाइल को कहीं पे भी लाइव कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है सबके क्वेश्चंस? फंक्शंस का पता चल गया? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो कह रहा है कि अक्सर हम ना कुछ भी सोच रहे होते हैं तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे पास आना शुरू हो जाती है। तो देखो, जब आप कुछ सोचते हो ना, तो आप क्या कर रहे होते हो, कोई स्क्रॉल कर रहे होते हो कोई भी चीज़, या कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई भी स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप की ना वीडियोस आ रही होती हैं, ठीक है? तो जो आपको सोच रहे होते हो ना, तो उससे रिलेटेड आपको क्या होता है, इंटरेस्टेड चीज़ें जो है ना आ रही होती है। फर्ज करो आपके पास कोई 10 वीडियोस आई और 10 वीडियो में से ना कोई भी ऐसी एक वीडियो थी जो कि ना पोएट्री से रिलेटेड थी, ठीक है? आपने क्या किया, 2 सेकंड या 10 सेकंड उस वीडियो को देख लिया, तो आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट टाइम जो है वो ऐड हो गया, ठीक है? टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी। तो वो क्या होगा, फिर तकरीबन कोई पहले कोई 10 वीडियो के अंदर वो पोएट्री वाली एक वीडियो आई थी, तो अब क्या होगा, अगले 5 वीडियो या 6 वीडियो के दरमियान आपको वो सेम वीडियो आ जाएगी पोएट्री से रिलेटेड, ठीक है? फिर आपका वो जो है, देख रहे होगे उसको 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड आपने उसको देखा, पूरा देखा, फिर आपका इंटरेस्ट टाइम भी इसमें ऐड हो गया, फिर अगली 3 वीडियोस के अंदर आपको आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप फिर उसको देखते हो, तो फिर आपको वो कंटिन्यूअसली वीडियो आना शुरू हो जाती है उसी तरीके से। ऐसे होता है ना? तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो जो सोच रहे होते हो, तो आप कोई भी स्क्रीन टाइम दे रहे होते हो किसी भी चीज़ को। जब स्क्रीन टाइम देते हो, तो होता क्या है कि वो आपको आपका इंटरेस्ट पकड़ लेता है और आपको उससे रिलेटेड जो है वो सोशल मीडिया का डाटा शेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? ऐसे होता है, सोचने से नहीं अभी कुछ होता, और ना ही ये आपको पड़ता है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है अभी। एल्गोरिदम्स यही होते हैं फंक्शंस, सोचना। एल्गोरिदम्स ये होते हैं, देखो अगर किसी ने डाटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, ऊप ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना, वो एक अच्छा एल्गोरिदम बना सकता है। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ी हुई, तो वो एक बुरा एल्गोरिदम बनाएगा। लेकिन दोनों ही एक एल्गोरिदम एल्गोरिदम होती है प्रॉब्लम सॉल्व, किसी भी चीज़ को सॉल्व करना अच्छे तरीके से, ठीक है? तो अभी देखो, इन्होंने इवेंट लिस्टनर लगाए हुए हैं गूगल ने एडसेंस के अंदर, और ये अब ज़ाहिर सी बात है, इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनके जो इवेंट लिस्टनर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो पैसे भी बना रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही हमारे पास इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, इनके भी इवेंट लिस्टनर हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर, बहुत जो फेमस हैं, वो हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और इनके चल रहे होते हैं। आप भी बना सकते हो इस तरह के इवेंट लिस्टनर, कोई भी चीज़ को लिसन करना, आप बोल रहे हो वो टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, आप बोल रहे हो वो किसी भी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, बना सकते हो, ईज़ी है। एल्गोरिदम्स सोचना, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचना कि ये कैसे सॉल्व होगी, इसको कहते हैं एल्गोरिदम्स, अच्छा एल्गोरिदम्स। और जिसने डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस, डाटा, उसके बाद वो ये 3-4 चीज़ें करी हुई हैं,
वो एक अच्छा एल्गोरिदम बना लेगा। देखो प्रोग्रामिंग के अंदर ना सारी चीज़ें चाहे छोड़ देना, ये 3 चीज़ें ना छोड़ना, OOP, डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर। यही आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएँगी और यही डिफरेंशिएट करेंगी दूसरे स्टूडेंट्स और आपके दरमियान, दूसरे एम्प्लॉइज़ और आपके दरमियान। टीम लीड भी आपको यही बनाएँगी। लेबल वर्क जो है ना, देखो फ़र्ज़ करो एक बच्चा है जो कि क्या करता है, 1 घंटे में वेबसाइट बना लेता है और एक दूसरी तरफ इंटेलिजेंट बच्चा है जो कि जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, 2 घंटे में बना रहा है अपनी वेबसाइट, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो जो 1 घंटे में बना रहा है, वो उसका ज़्यादा उसकी ज़्यादा स्पीड अच्छी है, तो वो ज़्यादा काम कर रहा है। आगे एआई ने आया ना, आगे ने वैसे ही इसने रिप्लेस कर देना है, ठीक है? लेबल वर्क वैसे ही रिप्लेस हो जाना है, तो सारी थिंकिंग रह जानी है, तो थिंकिंग यही है एल्गोरिदम सारी की सारी। आगे आपको सारा का सारा जो काम है ना, जो लेबल वर्क है, वो सारा का सारा जीपीटी ही करके दे करेगा आपको। ये विज़ुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी आ जाना है। अभी कर्सर आया हुआ है, कर्सर जो है वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बना दो, फिर उसी जो है वो उसी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको वो आप कोई भी कमांड दोगे, आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बना देगा, कोडिंग में भी। तो सारी की सारी लेबल वर्क आगे खत्म हो रही है, हर फील्ड के अंदर। दुनिया में हर फील्ड के अंदर लेबल वर्क खत्म हो रहा है आगे। तो अगर कोई लैंडिंग पेज बनाता है और लैंडिंग पेज बना के खुश हो रहा है, तो उसने कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं की। उसे चाहिए कि साथ इसको फ़ंक्शन करे, इसके साथ अच्छी चीज़ें या अच्छी कोई भी वेबसाइट्स को देखे, उसको ऐड करने की कोशिश करे। जावास्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो ना, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, पीएचपी सीख रहे हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस इसके ऊपर रखो, फंक्शनल बेस्ड वेबसाइट लैंग्वेजेज़ के ऊपर, जिसने आपको पैसे कमा के देने हैं आगे। ठीक है ना? अगर आप एचटीएमएल, सीएसएस में रहते हो, तो ये आपको जॉब भी नहीं लेके दे सकती। अभी ले देगी, कोई रेफरेंस बेस ले देगी, साल चलेगी, 2 साल चलेगी, उसके बाद रिप्लेस हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट को लेके चलो अपने साथ, ग्रिप करो, जावास्क्रिप्ट पे बहुत काम है। देखो प्रोग्रामिंग अगर है ना, प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी फील्ड है, तो पूरी फील्ड के अंदर हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये सिर्फ़ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक नीश है। जावास्क्रिप्ट है, फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर की चीज़ें आ जाती हैं, क्लाउड बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं। इसको क्या कहते हैं हम? डेवऑप्स। डेवऑप्स के बाद आ जाती है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भी हमारे पास अभी पड़ी हुई हैं। और फिर एआई इंजीनियर्स जो आजकल बन रहे हैं, ये भी वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, जैसे डीप लर्निंग, ये चीज़ें बगैर किए ही आगे जाई जा रहे हैं और एट द एंड इनको ये करनी ही पड़ेंगी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसके बगैर आप मूव ऑन ही नहीं कर सकते आगे। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, लेकिन स्टेप्स फ़ॉलो करके। अगर आप कहते हो ना कि मैं पहले ही एआई इंजीनियर बन जाऊँ, तो ये गलत बात है, ठीक है? तो स्टेप्स फ़ॉलो करो, सबसे पहले एचटीएमएल है, सीएसएस है, इसको देखो कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर उसके बाद मूव ऑन करो प्रोग्रामिंग की तरफ, फंक्शनल बेस्ड चीज़ों की तरफ, ठीक है? उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करो, फिर उसको लाइव करना सीखो, फिर उसको एआई की तरफ लेके चलो, कि एआई फ़र्ज़ करो इसमें कोई मेरे पास इश्यू आया, कोई यूज़र आया तो उसका चैटबॉट लगाना है, तो यूज़र को कैसे ऑटो रिस्पॉन्स करेगा, उसमें कैसा चैटबॉट चाहिए आपको, वो आप बनाओ। ऐसे हैं स्टेप्स। और स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं हमने डायरेक्टली, वो कह रहे होते हैं हमने एआई करना है। अब एआई क्या है? एआई एक सॉल्यूशन ही है ना, तो सॉल्यूशन को आप ऐड ही करोगे फील्ड के अंदर, ना कि बस सॉल्यूशन सीख के बैठ जाओ। डीएसए करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, दूसरे स्टूडेंट्स हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और ऊप को साथ-साथ लेके चलो अपने एंड से। अगर आप कहते हो तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक वीडियोज़ हैं उनकी यूट्यूब पे एक एक बंदा है जो कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। इंग्लिश में भी पढ़ी हुई हैं वीडियोज़, उर्दू में भी पढ़ी हुई हैं और बहुत डीपली और बहुत क्लियरली आपको डेटाबेस, ऊप और डेटा स्ट्रक्चर सिखा देगा। मिनिमम आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना, उसमें नहीं फँसोगे आप लोग।
मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। बस पिन कर देना कोई मुझे। स्टैक क्यूज़ पढ़े हैं किसी ने? स्टैक, क्यूज़, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ नोटेशंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अभी फिर हम जो है वो क्लास एंड करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम एक यूआई बनाएँगे, उसके साथ जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे कनेक्ट होती हैं चीज़ें। ठीक है?